हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा। आपको एमबीबीएस से प्रारंभिक परीक्षा के लिए पेपर फर्स्ट या प्रथम प्रश्न पत्र की 10वीं यूनिट में आपको पढ़ा रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं इसमें। तो पिछली क्लास में मैंने आपको संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ ऐसे आयोग और समितियों के बारे में जो हमारे लोक सेवा और इसके बाद में प्रशासनिक सुधार से संबंधित कुछ समितियां हैं, कुछ आयोग हैं जिन्होंने हमारी लोक सेवा और हमारे प्रशासनिक सुधार से संबंधित सुझाव दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं कि ऐसे कौन कौन से आयोग और समितियां हैं जिन्होंने हमारे भारत में लोक सेवा के सुधार और प्रशासनिक सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की है। तो ऐसे इसमें पहली हम समिति के बारे में शुरू करते हैं जिसका नाम है एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति। ठीक है, अब इस समिति का गठन कब हुआ था तो आपको याद रखना होगा कि इस समिति का गठन 1950 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे फ्रेंड? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। तो ये इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम भी रखा गया था और इस समिति के अध्यक्ष भी यही थे। और इस समिति ने सिफारिशें कौन कौन सी की थी? तो इस समिति की पहली सिफारिश यह थी कि हमारे भारत में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, और कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं फ्रेंड? तो आपको याद रखना होगा कि हमारे भारत में जो हमारे केंद्रीय मंत्री होते हैं और राज्यों के स्तर पर जो मंत्री होते हैं, तो ये दोनों ही स्तर पर केंद्र में भी और राज्य में भी मंत्रियों की कैटेगरी होती है जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो मंत्रियों में सबसे बड़े मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, और ये अपने विभागों के स्वयं अध्यक्ष होते हैं। फिर इसके बाद में उनसे नीचे कैटेगरी में आते हैं राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री के बाद फिर उप मंत्री आते हैं। तो ऐसे 3 कैटेगरी के मंत्री होते हैं। तो इन्होंने कहा, इस समिति में कहा, इस समिति ने यह कहा कि ये जो मंत्री हैं इन्हें या इनके स्तर को बनाए रखा जाना चाहिए। ये सिफारिश इस समिति ने की थी। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि उपमंत्रियों का प्रयोग मंत्रियों द्वारा अपने संसदीय दायित्वों के निर्वाह हेतु किया जाए, ये इन्होंने कहा था। आ रहा समझ में? इन्होंने ये कहा कि जो उपमंत्री होते हैं तो उपमंत्रियों का प्रयोग सिर्फ किस लिए किया जाए? तो जो संसदीय कार्य होते हैं, संसदीय दायित्व होते हैं, उनके लिए, उनके निर्वाह के लिए इन मंत्रियों का उपयोग किया जाए, या इन मंत्रियों का उपयोग इसीलिए हो ताकि संसद में जो भी कार्य करना हो या संसदीय कार्य से संबंधित इनसे कार्य करवाया जाए। इसके बाद फिर अगला इस समिति ने कहा कि सिविल सेवा में सुधार अवश्य किया जाए। तो हमारे भारत में जो सिविल सेवा है, तो सिविल सेवा में सुधार के लिए भी इन्होंने सिफारिशें की थी। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि उपमंत्रियों का मंत्रालयों और विधायिका के सदस्यों के मध्य एक कड़ी के रूप में इनका प्रयोग किया जाए। आ रहा समझ में? मतलब जो मंत्रालय होते हैं और हमारी विधायिका के जो विधायिका होती है, तो विधायिका के सदस्य और मंत्रालयों के बीच में इन उपमंत्रियों का एक कड़ी के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, ये समिति ने कहा था। फिर इसके बाद में इसने ये कहा कि स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों की भी एक पद की स्थापना की जानी चाहिए, या इस पद की भी शुरुआत की जानी चाहिए। तो इस समिति ने स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के बारे में सिफारिश की थी फ्रेंड, और इसी समिति की सिफारिश पर हमारे भारत में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों की शुरुआत की जाती है। तो ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में अगली समिति आ जाती है एडी गोरवाला समिति। अब जो एडी गोरवाला समिति होती है, जिसका गठन कब हुआ था फ्रेंड? तो आपको याद रखना होगा कि समिति का गठन वर्ष 1951 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष एडी गोरवाला थे, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में इस समिति ने अपना प्रतिवेदन कब दिया था? तो इस समिति ने अपना प्रतिवेदन 1951 में दिया था। इस समिति की सिफारिशें कौन कौन सी हैं? तो इस समिति की सिफारिशों में पहली सिफारिश ये है कि भारत में भारतीय लोक प्रशासनिक संस्थान की स्थापना की जाए। आ रहा समझ में? तो भारत में एक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए, ये इस समिति ने सिफारिश की थी इसकी। फिर इसके बाद में हमारे भारत में पदोन्नतियों को अच्छे कार्यों से जोड़ने पर भी इन्होंने बल दिया था। आ रहा समझ में? इसका मतलब ये था कि हमारे भारत में एक तो लोक प्रशासन के लिए एक संस्थान की स्थापना की जाए, और दूसरा कि हमारे भारत में पदोन्नति उन्हीं अधिकारियों की जाए, या जल्द से जल्द की जाए उन अधिकारियों की जो अच्छे कार्यों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पदोन्नति को अच्छे कार्यों से जोड़ने पर इन्होंने बल दिया था एडी गोरवाला ने, जो आपको याद रखना होगा। इसके अलावा और कौन कौन सी सिफारिश है इस समिति की? तो अगली सिफारिश यह है कि कार्य व कार्य परिवेश दोनों को ध्यान में रखकर ही कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाए। मतलब
जो भी कार्मिक हैं या जो भी ऑफिसर है या जो भी कर्मचारी हैं, तो इनको ट्रेनिंग, इनको प्रशिक्षण कैसे दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो कार्य होता है और जो कार्य का क्षेत्र होता है, तो कार्य और कार्य परिवेश दोनों को ध्यान में रखकर ही इन्हें ट्रेनिंग दी जाए, इन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, ये इस समिति ने कहा था। और उन्हें उच्च स्तरीय दायित्वों, ठीक है, उच्च स्तरीय दायित्व मतलब जो उनके ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार जो कार्य होते हैं, तो उच्च स्तर के कार्यों या दायित्वों के लिए भी इन्हें प्रशिक्षित किया जाए कि हमें उच्च स्तर के कार्य किस प्रकार के करना है, उच्च स्तर के दायित्वों को किस प्रकार निभाना है, ये भी इन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसके बाद फिर अगले सिफारिश इसकी यह है कि लोक कार्यालयों में नैतिकता के स्तरों में सुधार लाने पर विशेष बल दिया जाए। आ रहा समझ में? तो जो भी हमारे सरकारी कार्यालय होते हैं, इन सरकारी कार्यालयों में नैतिकता के स्तरों में सुधार लाने पर हमें विशेष जोर देना चाहिए, ये इस समिति ने भी कहा था। तो आज आपने देखा होगा कि हमारे भारत में जितने भी सरकारी ऑफिस होते हैं, हालांकि आज तो अपन देख रहे हैं थोड़ा सुधार हो गया है, लेकिन कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो हमारे जो भी गवर्नमेंट ऑफिस होते थे, सरकारी कार्यालय होते थे, तो इसमें नैतिकता बिल्कुल नहीं बची थी। अगर कोई भी आम जनता या कोई भी व्यक्ति अगर अपना कार्य करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों में जाते थे, तो जो अधिकारी होते थे, कर्मचारी होते थे, वे किसी न किसी प्रकार के बहाना बनाया करते थे। तो यहाँ पर नैतिकता के स्तर में सुधार हो, यह भी समिति ने सिफारिश की थी फ्रेंड। इसके बाद फिर अगली सिफारिश इसकी यह थी कि जो लोक व्यय है, लोक व्यय मतलब जो सरकारी खर्चा होता है, तो सरकारी खर्चे पर संसदीय नियंत्रण को प्रभावी बना जाए। मतलब हमारा जो सरकारी खर्चा होता है, आपने देखा होगा कि मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, ये कभी कभी अनावश्यक खर्च करते हैं, ठीक है। और जो अनावश्यक खर्च करते हैं तो इस पर नियंत्रण प्रभावी हो। इस पर नियंत्रण किसको करना चाहिए? तो इस पर नियंत्रण हमारी संसद को करना चाहिए, ये इस समिति ने सिफारिश में कहा था। इसके बाद फिर अगली सिफारिश में इसने ये कहा कि IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ट्रेनिंग सेंटर या प्रशिक्षण संस्थान। तो जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में IAS ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ पर बना हुआ है, तो आपने लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मसूरी उत्तराखंड में ये सुना होगा कभी। तो इसमें ये कहा जा रहा है समिति के द्वारा कि IAS प्रशिक्षण संस्थान के जो प्रधान आचार्य होते हैं या उसका जो अध्यक्ष है, उसको अन्य दायित्वों से अलग कर दिया जाए और वह सिर्फ प्रशिक्षण देने पर ही जोर दे, बस सिर्फ ट्रेनिंग देने का कार्य करे, उसके अलावा और उसे कोई दूसरा कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि या वहाँ के IAS ट्रेनिंग सेंटर पे जो भी अध्यक्ष है उसका या जो भी प्रधान आचार्य है, अगर उसको ट्रेनिंग के अलावा और कोई दूसरा कार्य दिया जाएगा तो वह ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा, इसलिए समिति ने सिफारिश की थी ये। इसके बाद फिर अगला है इस समिति की सिफारिश है कि कार्य व कार्य परिवेश दोनों को ध्यान में रखकर ही कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये पॉइंट ऊपर आ गया है, तो रिपीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें अगली रिपोर्ट होती है पॉल एच एपलबी की रिपोर्ट। अब ये जो पॉल एच एपलबी थे फ्रेंड, तो पॉल एच एपलबी कौन थे? तो आपको याद रखना होगा कि ये लोक प्रशासन के विद्वान थे। और ये लोक प्रशासन के विद्वान कहाँ पर थे? USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये पॉल एच एपलबी लोक प्रशासन के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, ठीक है। तो हमारे भारत सरकार ने हमारे भारत में प्रशासन में सुधार कैसे हो, तो प्रशासन में सुधार पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने पॉल एच एपलबी को आमंत्रित किया था, ठीक है। और आमंत्रित सरकार ने कब किया था इन्हें? तो 1952 में इन्हें आमंत्रित किया और 53 में इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट पेश की। और जो पॉल एच एपलबी थे, ये किसके परामर्शदाता थे वहाँ पर? तो फोर्ड फाउंडेशन के परामर्शदाता रहे थे पॉल एच एपलबी, ठीक है। अब पॉल एच एपलबी को 1952 में भारत सरकार ने भारत आने के लिए आमंत्रित किया और ये हमारे भारत आते 1953 में, और 1953 में इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो 1953 में इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था कि भारत में लोक प्रशासन एक सर्वेक्षण रिपोर्ट। आ रहा समझ में? तो भारत में लोक प्रशासन और एक सर्वेक्षण रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी पॉल एच एपलबी ने। ये 1953 की बात है और इसे ही हम एपलबी रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए या प्रशासन में सुधार के लिए इन्होंने अपनी रिपोर्ट का पेश की थी, तो 1953 की बात है। 1953 में इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट पेश की थी फ्रेंड, जो आपको याद रखना होगा। और अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन कि पॉल एच एपलबी कौन थे, तो ये हम USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये लोक प्रशासन के विद्वान थे और फोर्ड फाउंडेशन के परामर्शदाता थे। इसके बाद में जो पॉल एच एपलबी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, तो उस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इन्होंने प्रस्तुत किए थे या इन्होंने कुछ सिफारिशें की थी।
तो देखिए इसमें क्या क्या इन्होंने सिफारिशें की है या कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु इन्होंने बताए थे। तो पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया कि सभी लोक सेवाओं का एकीकरण कर एक सामान्य सेवा बनाना। तो जितनी भी लोक सेवाएं हैं उनका एकीकरण किया जाए और सामान्य सेवा उन्हें बनाया जाए। फिर इसके बाद में जो कार्मिक हैं, कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाए, कार्मिकों को ट्रेनिंग दी जाए कि आपको कौन सा काम करना है। जो अधिकारी जिस कार्य के लिए जिम्मेदार होगा या उत्तरदायी होगा उसे उस प्रकार की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि उसको ट्रेनिंग के बाद में जो फील्ड वर्क होता है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसके बाद फिर अगला आ जाता है योजना आयोग द्वारा केवल योजना बनाना है, योजना का क्रियान्वयन योजना आयोग न करें, ये तो सरकार लागू करेगी इसको योजनाओं को, योजना आयोग तो क्या करे, सिर्फ केवल योजना बनाए। फिर इसके बाद में जो लोक उपक्रम होते हैं तो लोक उपक्रम पर कठोर नियंत्रण रखा जाए। तो जो भी सरकारी उपक्रम होते हैं, मतलब जो पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं, जो सरकार के उद्यम होते हैं, सरकार के उद्योग होते हैं, सरकार की कंपनियां होती हैं, इन पर थोड़ा नियंत्रण कठोर किया जाए, ये इन्होंने कहा था। फिर इसके बाद में वित्तीय कार्यों में अन्य मंत्रालयों को वित्त मंत्रालयों से मुक्त कर दिया जाए। तो इन्होंने ये कहा कि देखो जो वित्त मंत्रालय होते हैं तो वित्त मंत्रालय के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो वित्त मंत्रालय को बिल्कुल अन्य कार्यों से मुक्त कर देना चाहिए। आ रहा समझ में, ताकि इस पर जो अनावश्यक बोझ है वह अनावश्यक बोझ इस वित्त मंत्रालय पर न हो। इसके बाद फिर अगला जाता है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की जाए भारत में। आ रहा समझ में, तो इन्हीं की सिफारिश पर फिर हमारे भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA की स्थापना हमारे भारत में की जाती है दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में मंत्रालयों में समन्वय स्थापित किया जाए। तो जितने भी मिनिस्ट्री होती है, जितने भी मंत्रालय होते हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन हो और इसके बाद में सामुदायिक विकास में जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। तो जितने भी मंत्रालय होते हैं इन सभी मंत्रालयों में मेलजोल होना चाहिए, मतलब जितने मंत्री सब मिलजुल कर कार्य करें और इसके बाद में जो सामुदायिक विकास है इनके कार्यों की जिम्मेदारी अवश्य सुनिश्चित की जाए, क्योंकि जब तक सामुदायिक विकास के लिए कार्य नहीं किया जाएगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। इसके बाद फिर पॉल एच एपलबी ने ही दूसरी रिपोर्ट पेश की थी। तो दूसरी रिपोर्ट इन्होंने 1956 में पेश की थी फ्रेंड, ठीक है, जो आपको याद रखना होगा। तो वर्ष 1956 में पॉल एच एपलबी ने भारतीय प्रशासन के पुनर्परीक्षण के लिए उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी राज्य औद्योगिक और वाणिज्य उपक्रमों के विषय संदर्भ में। तो हम देखते हैं कि जितने राज्य औद्योगिक थे और इसके बाद जितने भी वाणिज्यिक उपक्रम थे, ठीक है, तो जितने भी औद्योगिक कंपनियां या जो जितने भी उद्योग थे सरकारी और इसके बाद जितने भी हमारे गवर्नमेंट की कंपनियां थी, इन सभी के संदर्भ में इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे पॉल एच एपलबी ने। तो क्या क्या इन्होंने कहा था अपनी रिपोर्ट में, तो पहला पॉइंट ये है कि लोक उपक्रमों को अधिक शक्तियां देने से अधिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न होती है। अगर हम लोक उपक्रमों को ज़्यादा शक्तियां देते हैं तो उनके उत्तरदायित्व भी बढ़ जाते हैं, काम का बोझ उन पर बढ़ेगा। फिर इसके बाद में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि एक दमनकारी संस्था है ये, मतलब भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक को अधिक शक्तिशाली इन्होंने बताया था कि इतना शक्तिशाली इसको नियंत्रक महालेखा परीक्षक को नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा था पॉल एच एपलबी ने कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी गई है, जिसके कारण भारत में जो अधिकारी होते हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने इसे दमनकारी संस्था बताया था, क्योंकि जो भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर होगा तो जैसे अगर किसी अधिकारी ने मान लो कि कोई पैसा खर्च ज़्यादा कर दिया है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करेगा, उसकी टांग पकड़ लेगा अधिकारी को और उससे पूछेगा कि तुमने पैसा खर्च कहाँ किया है। तो इस कारण से पॉल एच एपलबी ने इस नियंत्रक महालेखा परीक्षक को एक दमनकारी संस्था बताया था। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि इन्होंने योजना प्रणाली में स्वतंत्रता की सिफारिश की थी। तो जो भी योजना बनाए, तो जो हमारा जैसे कैबिनेट होता है तो मंत्रिमंडल को हमारे भारत में सबसे बड़ा नीति निर्माता निकाय कहा जाता है और इसे स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि ये ठीक ढंग से योजनाओं का निर्माण कर सके। तो ये सब सिफारिशें पॉल एच एपलबी ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में की थी फ्रेंड, जो आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा ये जा सकता है कि बताइए हमारे भारत में जब पॉल एच एपलबी आए थे तो इन्होंने अपनी दूसरी रिपोर्ट कब पेश की थी, तो इसका ईयर आपको याद रखना होगा 1956 में।
अब इसके बाद में अगली समिति आ जाती है के संथानम समिति। ठीक है, अब जो के संथानम समिति थी इसका गठन कब किया जाता है? इसका गठन 1962 में किया गया था और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आपको याद रखना होगा कि इसके अध्यक्ष के संथानम को बनाया गया था। अब के संथानम ने हमारे भारत में जो भ्रष्टाचार हो रहा था इसके संबंध में इन्होंने सिफारिशें की थी। आ रहा समझ में? तो देखिए आगे ये समिति की सिफारिशें क्या होगी, तो सिफारिशों से पहले कुछ 2 पॉइंट जो आपको याद रखना होगा। तो इस समिति का गठन हम देखते हैं कि 1948 में सेना में जो जीप घोटाला हुआ था या जीप खरीद घोटाला हुआ था 1948 की बात है। सोचो कि भारत आज़ाद 1947 में हुआ और 1 साल के बाद ही हमारे भारत में प्रशासन में या सरकार में ये घोटाले शुरू हो गए थे। तो 1948 में जो जीप घोटाला हुआ और 1957 में जो मुंदड़ा घोटाला हुआ था, और जब ये घोटाले सामने आए तो इसी कारण से फिर इस समिति का गठन किया गया। ठीक है, और जो मुंदड़ा घोटाला था तो मुंदड़ा घोटाला में एक हमारे केंद्रीय मंत्री भी उस समय शामिल थे। तो जब ये घोटाले शुरू हो गए आज़ादी के बाद से, तो इस समिति ने कहा कि इस पर रोक कैसे लगाएं। तो इस पर इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु बताए हैं, कुछ सिफारिशें इन्होंने की हैं। तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था और के संथानम ने ही अपनी सिफारिश में भारत में 27 प्रकार के भ्रष्टाचार बताए थे। आ रहा समझ में कि अगर मान लीजिए कोई भी अधिकारी काम करने के लिए से रिश्वत लेता है तो वह तो भ्रष्टाचार होगा ही, लेकिन इसके अलावा जैसे कोई उपहार ले ले, आ रहा समझ में, कोई गिफ्ट अगर ले लेता है तो वह भी भ्रष्टाचार होगा। फिर इसके बाद में पता चला कि किसी भी अधिकारी को सरकारी मकान अलॉट हुआ है और वह सरकारी मकान में नहीं रहता है, सरकारी मकान उसने किराए पर दे दिया और वह या तो अपने मकान में रहता है या फिर कहीं और दूसरे घर रहता है, तो यह भी एक भ्रष्टाचार होगा। फिर पता चला कि जैसे जहाँ पर जितना पैसा खर्च हुआ उससे ज़्यादा बताना, तो ये भी भ्रष्टाचार होता है। तो ऐसे 27 प्रकार के भ्रष्टाचार के बारे में के संथानम ने अपनी सिफारिश में बताया था। तो देखिए इनकी कुछ इंपॉर्टेंट सिफारिशें हैं। तो पहली सिफारिश इनकी यह है कि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के जो सरकारी अधिकारी होते हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप की जांच की जाए और इन पर जांच करने के लिए एक आयोग की स्थापना की जाए, जिस आयोग का नाम होगा सतर्कता आयोग। और इस आयोग की स्थापना हमारे भारत में 1964 में की जाती है, 1964 में की जाती है। और इसी समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए हमारी भारत सरकार ने 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया और राज्यों के स्तर पर राज्य सतर्कता आयोग का गठन किया गया और जिला को स्तर पर जिला सतर्क अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की गई। और यही सतर्कता आयोग आज हम देखते हैं, इसको हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नाम से जानते हैं। और ये जितने भी केंद्रीय अधिकारी होते हैं उन केंद्रीय अधिकारियों के द्वारा अगर कोई भ्रष्टाचार किया जाता है तो उनको पकड़ने का काम भी यह आयोग करता है। आ रहा समझ में? तो ये आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद में इस समिति ने कहा था कि हमारे भारत में एक लोकपाल जैसे संस्था का भी गठन किया जाना चाहिए या लोकपाल जैसे संस्था की भी स्थापना हमारे भारत में हो। अगर ये हो जाता है तो हमारे भारत में भ्रष्टाचार पर हम कुछ हद तक नियंत्रण कर सकते हैं, ये इस समिति ने सिफारिश में कहा था। इसके बाद फिर अगली समिति आती है सुरेंद्र नाथ चतुर्वेदी समिति। अब ये जो सुरेंद्र नाथ चतुर्वेदी समिति है तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे? सुरेंद्र नाथ चतुर्वेदी। तो ज़्यादातर जितने भी अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के नाम पर इस समितियों के नाम भी रखे जाते हैं। आ रहा समझ में? तो ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। और जो सुरेंद्र नाथ चतुर्वेदी थे तो ये पहले लेफ्टिनेंट रह चुके थे और ये संघ लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके थे। अब इसके बाद में इन्होंने सिफारिशें कौन कौन सी की थी? तो पहली सिफारिश इनकी ये थी कि जो सिविल सेवा होती है तो सिविल सेवा परीक्षा में जो हम वर्तमान तरीके या जो वर्तमान में हम जिस प्रणाली से जिस आधार पर हम नियुक्त करते हैं या चयन करते हैं तो इस प्रणाली में थोड़ा सा हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रणाली में परिवर्तन किया जाए और परिवर्तन कैसे करें? तो इन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग, मेडिकल सर्विस और एनडीए आदि की जो परीक्षाएं होती हैं इस परीक्षा प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, इस समिति ने कहा था। दूसरी सिफारिश क्या थी इनकी? तो दूसरी सिफारिश ये थी कि इस प्रणाली में सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण जो विद्यार्थी होते हैं इनको एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से इन्हें सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम इन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। और कितने साल तक? तो इन्हें 3 साल तक ये कोर्स, ये पाठ्यक्रम इन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। इस कोर्स का इन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और प्रशिक्षण कहाँ पर दें? तो एक राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना हो और ये राष्ट्रीय अकादमी में, इस नेशनल एकेडमी में इन्हें 3 साल तक इन्हें ट्रेनिंग दी जाए। आ रहा समझ में? और इसके बाद फिर इन्हें उनके कार्यक्षेत्र में
पदस्थ किया जाए, उनके कार्यक्षेत्र में उन्हें भेजा जाए। इसके बाद फिर अगला इन्होंने कहा कि इस समिति ने कहा कि जो आईएएस ऑफिसर होते हैं तो आईएएस संवर्ग में डोमेन नॉलेज को बढ़ाए जाने का पक्ष भी इन्होंने रखा था। अब ये डोमेन नॉलेज क्या होता है, तो इन्होंने कहा कि डोमेन नॉलेज का मतलब ये हो जाएगा कि जो अधिकारी है उसको उसके कार्यक्षेत्र का भी ज्ञान होना चाहिए और कार्यक्षेत्र के ज्ञान को बढ़ाया जाना चाहिए। ये सिफारिश भी इन्होंने की थी, क्योंकि क्या होता है कई बार कि जो अधिकारी होते हैं जब उनको ग्रासरूट लेवल का ज्ञान नहीं होता है, जब उन्हें अपने कार्यक्षेत्र का ज्ञान नहीं होता है, तो ये अधिकारी ठीक ढंग से शासन नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में अगली सिफारिश इनकी यह थी कि 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद साधारण रूप से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को स्नातक की उपाधि प्रदान की जानी चाहिए। जिन अभ्यर्थियों को या जिन विद्यार्थियों को 3 साल तक पढ़ाया गया है और जब ये परीक्षा उत्तीर्ण कर ले तो इन विद्यार्थियों को किसकी उपाधि देना चाहिए, तो इन्हें स्नातक की उपाधि प्रदान की जानी चाहिए। फिर इसके बाद में इस 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में जो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी होते हैं उनको 2 वर्ष का विशेष और ट्रेनिंग दिया जाए, 2 वर्ष का और विशेष प्रशिक्षण दिया जाए और विभिन्न जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं तो प्रशासनिक सेवाओं के लिए इन्हें चयनित किया जाए जो इन सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को, ऐसे विद्यार्थियों को इन्हें MBA, ठीक है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA की डिग्री देकर इन्हें राष्ट्रीय अकादमी से बाहर कर दिया जाना चाहिए। ये इन्होंने अपनी सिफारिश में कहा था। फिर इसके बाद में इन्होंने ये कहा कि जो सरकारी कार्यालय होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, तो सरकारी कार्यालयों को इन्होंने ISO 9000 सर्टिफिकेट देने की बात में इन्होंने की थी। फिर इसके बाद में इन्होंने ये कहा कि परफॉर्मेंस में, निष्पादन में न्यूमेरिकल ग्रेडिंग का पक्ष भी इन्होंने रखा था और इन्होंने कहा था कि न्यूनतम 1 और अधिकतम 10 अंक की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा था। मतलब इन्होंने ये कहा कि जो परफॉर्मेंस इनकी होगी तो परफॉर्मेंस के आधार पर न्यूनतम 1 और अधिकतम 10 इसकी व्यवस्था भी इन्होंने करने के लिए बात की थी। ठीक है, तो जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, इस प्रकार से इन्होंने 10 कैटेगरी में डिवाइड करने की बात इन्होंने की थी फ्रेंड। अब इसके बाद में अगला आयोग आ जाता है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, तो अभी तक ये समितियों के बारे में आपको हमने बताया था। अब यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में, फर्स्ट ARC। तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये हमारे भारत का एक ऐसा आयोग है, हमारे भारत का ऐसा पहला आयोग है जो बहुत ज़्यादा सिफारिश किया था। इतना बड़ा आयोग हमारे भारत में अभी तक गठित नहीं हुआ है। आ रहा समझ में? तो जो प्रशासनिक सुधार आयोग है इसने हमारे भारत में हर क्षेत्र में, हर विभाग में, प्रशासन में सुधार के लिए इसने बहुत बड़े स्तर पर सिफारिश की थी। तो अब तक का ये सबसे बड़ा आयोग है। इतना बड़ा आयोग हमारे भारत में अभी तक गठित नहीं किया गया है। तो आपने सुना होगा कि जैसे हमारे भारत में लघु संविधान किसे कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा संशोधन अभी तक नहीं हुआ। ऐसे हमारे भारत में अभी तक इतना बड़ा आयोग गठित नहीं हुआ है। तो ये अब तक का सबसे बड़ा आयोग है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है इसका गठन कब किया गया था फ्रेंड? तो आपको याद रखना होगा कि इसका गठन 5 जनवरी 1966 को किया गया था और इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई को बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यही मोरारजी देसाई हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और ये गुजरात के पहले व्यक्ति थे जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, इसके बाद फिर अगला जाता है कि इसका उद्देश्य क्या था? तो इस आयोग का उद्देश्य ये था कि हमारे भारत में संपूर्ण भारतीय प्रशासन के अध्ययन एवं उनके सुधार हेतु सुझाव देना। तो हमारे भारत में जो प्रशासन है इस प्रशासन का अध्ययन करना है और इस प्रशासन में जो भी कमियां हैं उनको सुधारा कैसे जाए इसके लिए सुझाव देना, ये इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड, जो आपको याद रखना होगा। अब जिस प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की हम लोग बात कर रहे हैं, इस आयोग के सदस्य कौन कौन थे? तो देखिए इसमें पहले सदस्य, अब पहले सदस्य इसमें कौन थे? तो आपको याद रखना होगा इसमें के हनुमंथैया। अब के हनुमंथैया ये किसके स्थान पर इन्हें बनाया जाता है? तो जो मोरारजी देसाई थे, तो मोरारजी देसाई इस समय क्या हुए? अध्यक्ष थे। ठीक है, अब मोरारजी देसाई जब अध्यक्ष थे तो उस समय ये के हनुमंथैया सदस्य थे, लेकिन जब मोरारजी देसाई उधर उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो मोरारजी देसाई के स्थान पर के हनुमंथैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगले सदस्य कौन हुए? तो अगले सदस्य थे इसमें GS पाठक, और GS पाठक इनके बाद में फिर देवव्रत मुखर्जी को
सदस्य बनाया जाता है। फिर इसके बाद में अगले सदस्य कौन हुए थे इसमें, हरीश चंद्र माथुर, और हरीश चंद्र माथुर के बाद में TN सिंह को इसका सदस्य बनाया जाता है, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि जब मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया गया था तो इनके स्थान पर किसे अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये के हनुमंथैया का नाम आपको जरूर ध्यान रखना फ्रेंड। और याद रखना हमेशा कि अब तक का यह सबसे बड़ा आयोग है, इतना बड़ा आयोग हमारे भारत में अभी तक गठित नहीं हुआ। और इस आयोग ने सभी विभागों, सभी मंत्रालयों और जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये सभी के बारे में इन्होंने सिफारिशें की थी कि कहाँ पर हमें क्या सुधार करना चाहिए, और सुझाव भी इन्होंने दिए थे। इसके बाद फिर अगले सदस्य इसके कौन हुए, तो अगले सदस्य इसमें HV कामत, ये इसके सदस्य थे अगले। फिर इसके बाद में इसके एक सदस्य सचिव भी थे, तो सदस्य सचिव कौन थे, V शंकर इसके सदस्य सचिव उस समय बनाए गए थे फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में 1969 की बात है, 1969 में VV कृष्णामाचारी के बाद में NS पांडे आयोग के सदस्य सचिव नियुक्त किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इस आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट अक्टूबर 1966 में 1966 में दी थी, और दूसरी रिपोर्ट इसने 1970 में 1970 में प्रस्तुत की थी। और यह आयोग हमारे भारत में भारत सरकार को जब ये अपनी रिपोर्ट देता है तो इसने लगभग 580 सिफारिशें की थी। इतनी सिफारिश किसी भी आयोग ने अभी तक न तो की है और शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा आयोग था फ्रेंड, याद रखना आप लोग। अब इसके बाद में इस आयोग की कुछ सिफारिशें हैं, तो इसकी सिफारिश कौन कौन से देखिए, तो कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों के बारे में हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। सारी सिफारिशें तो पढ़ाना संभव है ही नहीं, क्योंकि 580 सिफारिश हम आपको कैसे बता सकते हैं। तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें, ये जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है इसकी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं जिनके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसकी पहली सिफारिश ये थी कि हमारे भारत में जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, तो केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री परिषद का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाए। आ रहा समझ में, अनावश्यक रूप से सदस्यों को मंत्री न बनाया जाए, क्योंकि ज़्यादा मंत्री बनाएंगे तो जितना ज़्यादा मंत्री बनेगा उतना ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा। तो जो मंत्रियों की संख्या है वो एक निश्चित संख्या कर दी जाए कि भैया इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इन्होंने कुल मिलाकर बात ये की थी कि हमारे भारत में जो मंत्री परिषद है इसमें मंत्रियों की संख्या निश्चित की जानी चाहिए, और मंत्रियों का जो मंत्री परिषद होती है इसका आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जनता के अभियोगों के निराकरण हेतु एक लोकपाल की व्यवस्था की जाए। आ रहा समझ में, तो इसमें इन्होंने ये कहा कि हमारे भारत में कि जो जनता का अभियोग मतलब जब जनता की जो भी समस्या है इसके निराकरण के लिए एक लोकपाल और लोकायुक्त की व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए, तो ये इसमें इन्होंने कहा था, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इसी के बाद हम देखते हैं कि हमारे भारत में लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्था हमारे भारत में अस्तित्व में आई है। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि केंद्र एवं राज्य स्तर पर परफॉर्मेंस के लिए और निष्पादन के लिए एक निष्पादन बजट प्रणाली अवश्य अपनाई जानी चाहिए। फिर इसके बाद में इन्होंने ये कहा कि जितने भी लोक उपक्रम होते हैं, सरकारी उपक्रम होते हैं, सरकारी उपक्रम मतलब सरकार की कंपनियां, सरकार के उद्योग, सरकार के बैंक, सरकार के निगम, इन सब को मिलाकर हम सार्वजनिक उपक्रम या लोक उपक्रम के माध्यम से नाम से जानते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं तो सार्वजनिक उपक्रमों के लिए क्षेत्र निगम प्रणाली और लेखा परीक्षा मंडल आदि की व्यवस्था हमारे भारत में की जानी चाहिए। फिर इसके बाद में इन्होंने कहा कि जो कार्मिक प्रशासन होते हैं तो कार्मिक प्रशासन के संबंध में केंद्रीय सचिवालय के कार्यों की प्रकृति एवं क्षेत्र के अनुसार वर्गीकृत एवं उन्हें संगठित भी करना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। किसने? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है, इन्होंने ये कहा कि हमारे भारत में जो प्रशासनिक सुधार हैं तो प्रशासनिक सुधारों की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए कार्मिक विभाग भी उत्तरदायी होगा। तो जितने प्रशासनिक सुधार की जब हम बात करेंगे तो इसको क्रियान्वित करने के लिए, इन्हें लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो जो हमारे भारत में कार्मिक विभाग है वह इसके लिए उत्तरदायी होगा। इसके बाद फिर इसके अगले सिफारिश क्या है? तो अगले सिफारिश ये है कि राज्य के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन राज्यपाल के परामर्श से ही होना चाहिए। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं तो जो भी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
या जो सदस्य होते हैं ये हमारे राज्यपाल के परामर्श से ही होता है, मतलब राज्यपाल ही इनकी नियुक्ति करते हैं। पर इन्होंने ये कहा कि भैया राज्यपाल से ही पूछना चाहिए, राज्यपाल से परामर्श लेना चाहिए कि अध्यक्ष या सदस्य इन्हें बनाया जाए या न बनाया जाए। तो आयोग और समितियां जो भी सिफारिशें देते हैं जरूरी नहीं है कि हमारी केंद्र सरकार उनको स्वीकार करे, तो सरकार को जो सिफारिश अच्छी लगती है उन सिफारिशों को मानती है, और सरकार को जो सिफारिश उचित नहीं लगती सरकार उसको लागू नहीं करती। इसके बाद फिर अगला इसने ये कहा था कि जो संघ लोक सेवा आयोग होता है तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष राज्यों के लोक सेवा आयोग से ही लिया जाना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। आ रहा समझ में? ऐसा इसलिए इन्होंने कहा था कि जब राज्य के लोक सेवा आयोग से इधर संघ लोक सेवा आयोग में कोई भी अध्यक्ष आएगा तो उसे अनुभव ज़्यादा होगा। इसके बाद में इन्होंने अगली सिफारिश की कि उपयुक्त के अलावा या उपयुक्त के अतिरिक्त आयोग के राज्य प्रशासन, रेलवे, डाक विभाग, तार विभाग और केंद्र राज्य संबंध, जीवन बीमा आदि पर भी इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी या इन पर भी इन्होंने प्रतिवेदन दिया था। आ रहा समझ में? तो ये इन्होंने कहा था फ्रेंड। इसके बाद में अगला एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना होगा कि प्रथम प्रशासन सुधार आयोग को वर्ष 1970 में हालांकि समाप्त भी कर दिया गया था, लेकिन इसकी जो सिफारिशें थी तो इसकी कई सिफारिशों को हमारी सरकार ने माना और उन्हें लागू भी किया था। अब अगला देखिए फ्रेंड, इसमें अगली समिति आती है कोठारी समिति। अब देखिए इसमें जो कोठारी समिति थी इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1974 में 1974 में हुआ था। फ्रेंड यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि जो कोठारी आयोग था वह अलग था और ये कोठारी समिति अलग है। हालांकि अध्यक्ष दोनों के इन्हीं को बनाया गया था, DS कोठारी साहब को, ठीक है। तो जो कोठारी समिति है इसका गठन 1974 में किया गया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1976 में पेश की थी, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो इसके अध्यक्ष DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी को बनाया गया था। और इस समिति का उद्देश्य क्या था कि नीति जो नियुक्ति होती है तो नियुक्ति नीति तय करना है और चयन प्रक्रिया कैसी हो इसके बारे में इस समिति ने सिफारिशें की थी। और इसी समिति के सिफारिश पर हमारे भारत में प्रारंभिक परीक्षा की शुरुआत की जाती है। इसी समिति में कहा गया था कि हमारे भारत में प्रारंभिक परीक्षा या प्रिलिमिनरी एग्जाम्स को स्टार्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। और इसी समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए आज हमारे भारत में 3 स्तर पर परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। जैसे 2 स्तर हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा। और मुख्य परीक्षा के बाद में जो चरण होता है वो होता है साक्षात्कार का। तो ये इन्होंने सिफारिश की थी कोठारी समिति ने, और इसी समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत में लगभग सभी राज्य लोक सेवा आयोगों और हमारे संघ लोक सेवा आयोग में भी इनकी सिफारिशों को लागू किया गया है। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर हमारे भारत में IAS सहित जितने भी केंद्रीय सेवा भर्ती होती है उनकी भर्ती इसी समिति की सिफारिश पर की जाती है। और जो हमारे राज्यों के लोक सेवा आयोग होते हैं तो उन लोक सेवा आयोगों ने भी कोठारी समिति की सिफारिश को आधार बनाकर कार्य वर्तमान में कर रहे हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे भारत में या जो संघ लोक सेवा आयोग है उसने प्रिलिमिनरी एग्जाम या प्रारंभिक परीक्षा ये किस समिति की सिफारिश पर शुरू की है, तो कोठारी समिति आपको याद रखना होगा। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो इसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DS कोठारी के नाम से जानते हैं फ्रेंड। इसके बाद में अगली समिति आ जाती है सतीश चंद्रा समिति। और जो सतीश चंद्रा समिति है तो इसका गठन 1989 में 1989 में किया गया था, जो आपको याद रखना होगा। और इसके अध्यक्ष सतीश चंद्रा को बनाया गया था। इसके बाद में इस समिति का उद्देश्य क्या था फ्रेंड? इस समिति का उद्देश्य है लोक सेवा परीक्षा प्रणाली की समीक्षा करना, ठीक है। तो जो लोक सेवा या हमारे भारत में जो पब्लिक सर्विस होती है तो इस पब्लिक सर्विस की जो एग्जाम होती है, सिविल सेवा की एग्जाम होती है, इसकी समीक्षा करना, इसके बारे में इन्होंने सिफारिशें दी थी। और इसके बाद में इन्होंने कहा था, इस समिति में या सिफारिश में इन्होंने कहा था सतीश चंद्रा ने, तो सतीश चंद्रा ने कहा था कि जो मुख्य परीक्षा होती है तो मुख्य परीक्षा में एक निबंध का प्रश्न पत्र भी जोड़ा जाना चाहिए। ये सतीश चंद्रा समिति की सिफारिश में ये भी कहा गया था। और इसी समिति की सिफारिश पर हमारे भारत में सिविल सर्विसेज में, UPSC में, चाहे हमारे राज्यों के लोक सेवा आयोग हो, इनमें एक निबंध का प्रश्न पत्र भी जोड़ा गया है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर देना होगा। अगली समिति आ जाती है PC होता समिति। और जो PC होता समिति है तो इसका गठन 2004 में किया गया था और इसके अध्यक्ष PC होता को बनाया गया था। इसकी सिफारिशें क्या क्या थी? तो इसके कुछ सिफारिशें हैं
इसने कहा था इस समिति ने कि प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होती है या जो प्रीलिम्स होती है, इसमें एक एप्टीट्यूड का पेपर अवश्य जोड़ा जाए। आ रहा समझ में? मतलब एक एप्टीट्यूड का प्रश्न पत्र हो। आए समझ में? एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिरुचि परीक्षण का प्रश्न पत्र शुरू किया जाना चाहिए, ये इस समिति ने कहा था। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो नौकरशाही है, नौकरशाही का मतलब क्या हो जाता है कि हमारे जो भी सरकारी जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जैसे IAS, IPS, IFS, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, तो इन अधिकारियों को नौकरशाह कहा जाता है और इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है इस सब नौकरशाही के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने कहा कि नौकरशाही में सुधार किया जाना चाहिए। इसके बाद जो सिविल सेवा होती है, तो सिविल सेवा में प्रवेश के लिए सामान्य श्रेणी के जो उम्मीदवार होते हैं, तो उनकी आयु 21 से 24 वर्ष तक होनी चाहिए, ये इस समिति ने कहा था। फिर इसके बाद में इस समिति ने कहा कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी वार्षिक जितनी भी चल अचल संपत्ति है, इनको वेबसाइट पर उसकी घोषणा जरूर करनी चाहिए। ये चल अचल संपत्ति का मतलब क्या है? चल संपत्ति मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जा सके, जैसे 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, इसको चल संपत्ति कहते हैं। और इसके बाद में बस है, ट्रक है, उसके जो भी है फिर। और अचल संपत्ति जो चल नहीं सकती, जैसे जमीन, दुकान, मकान, ये अचल संपत्ति होती है, तो इनकी घोषणा इन्हें जरूर करनी चाहिए, ये इन्होंने कहा था PC होता ने। इसके बाद फिर अगला जो इसमें देखिए समिति की सिफारिश है, तो अगले सिफारिश यह है कि संविधान में यथावश्यक संशोधन किया जाना चाहिए, और संशोधन करने के बाद हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, तो भ्रष्ट अधिकारियों के निलंबन और उनके सेवा मुक्ति का अधिकार इन्हें बिल्कुल दिया जाना चाहिए, ये इस समिति ने सिफारिश में कहा था। अगले सिफारिश समिति की क्या है कि प्रशासनिक अधिकारियों को सेवानिवृत्ति अथवा त्याग पत्र सौंपे जाने के कम से कम 2 वर्ष बाद तक किसी भी राजनीतिक दल में शामिल या चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये समिति ने कहा था। फिर इसके बाद में अगली सिफारिश है कि प्रशासनिक सेवाओं में ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ई-गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया जाए। और जो प्रशासनिक सेवा है, तो प्रशासनिक सेवा में महिला अधिकारियों का प्रतिनिधित्व 25% तक बढ़ाया जाना चाहिए, ये इस समिति ने सिफारिश की थी। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आयोग आ जाता है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। अब एक प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, ये दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग है। इसका गठन 21 अगस्त 2005 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि लोक प्रशासनिक व्यवस्था के लिए उपाय को खोजना, हमारे भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसमें सुधार कैसे हो और इस व्यवस्था के लिए उपाय क्या है, ये इसलिए यह आयोग गठित हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली को बनाया गया था। फिर इसके बाद में इसके सदस्य कौन थे? तो इसके सदस्य वी रामचंद्रन थे। फिर इसके बाद में अगले सदस्य डॉक्टर AP मुखर्जी, AS कालोरा या कालरो। फिर इसके बाद में डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, ये इसके सदस्य थे दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के। और सदस्य सचिव थे विनीता राय। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ये तो था इसका स्ट्रक्चर, ये इसकी संरचना थी दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की। अब इस आयोग ने किन किन क्षेत्रों में सुधार के लिए सुझाव दिए थे या अपने प्रतिवेदन में कौन कौन सी सिफारिशें इन्होंने की थी? तो पहला इन्होंने कहा या पहले सिफारिश थी इनकी कि ई प्रशासन को उन्नत करना, मतलब हमारे भारत में जो ई गवर्नमेंट है, ई गवर्नमेंट को और ज़्यादा उन्नत हमको बनाना होगा और इसको हमको मॉडर्न बनाना होगा। तो आज अपन देखते हैं कि हमारे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। तो इन्होंने कहा था कि सरकारी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। फिर इसके बाद में सूचना का अधिकार, ठीक है, इसकी बात इन्होंने की थी। इसके बाद में मानव संपदा का, मानव संपदा मतलब हमारे भारत में जो मानव है, मनुष्य है, युवा है, इनका व्यापक विस्तार किया जाए और संघर्ष समाधान के लिए क्षमताओं का निर्माण भी किया जाए। फिर इसके बाद में इन्होंने कहा कि आतंकवाद से लड़ना है। फिर इसके बाद में संकट या आपदा प्रबंधन के बारे में इन्होंने सिफारिश की थी। फिर जो सरकार के आदेश होते हैं इसके बारे में इन्होंने सिफारिश की। भारत सरकार का संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार का हो, इन्होंने कहा। फिर शासन में नैतिकता को बढ़ावा दिया जाए। आज अपन देखते हैं कि हमारे भारत में जितने भी पदाधिकारी होते हैं ये सब नैतिक रूप से भ्रष्ट होते जा रहे हैं, इनका जो नैतिक आचरण है धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। तो नैतिक आचरण में सुधार के लिए भी उन्होंने सिफारिश की थी। फिर इसके बाद में अगला है कि कार्मिक प्रशासन का उन्नतीकरण। तो जो कार्मिक प्रशासन होता है मतलब हमारे अधिकारी लोग होते हैं, इनको और उन्नतशील बनाया जाए और इनमें सुधार हो। फिर इसके बाद में अगला उन्होंने सुझाव दिया था कि राज्य एवं वित्त व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। फिर इसके बाद में
राज्य एवं जिला प्रशासनिक व्यवस्था को क्षमतावान बनाया जाए। फिर इसके बाद में अगला इन्होंने कहा है कि स्थानीय प्रशासन और पंचायती राज व्यवस्था, इससे संबंधित भी इन्होंने सुझाव दिए थे। फिर इसके बाद में अगला जाता है सामाजिक पूंजी, ट्रस्ट और भागीदारी पूर्ण जन सेवाएं। और इसके बाद में अगला इन्होंने कहा था कि नागरिक उन्मुख प्रशासन को बढ़ावा दिया जाए, नागरिकों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कार्य करें कि नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन से जुड़ सके, प्रशासन के जो अधिकारी हैं वे भी इन पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश ना करें, या फिर जो अधिकारी होते हैं जिनके मन में स्वामी की भावना होती है उनके मन में सेवक की भावना को विकसित की जानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड। और इसके बाद में ये जो आयोग था इसका कार्यकाल 30 अप्रैल 2009 को समाप्त हो चुका था। अब सरकार को जो जो सिफारिश अच्छी लगती है सरकार उन सिफारिशों को लागू कर देती है। इसके बाद फिर अगली समिति आती है वाई के अलग समिति। और जो वाई के अलग समिति होती है जिसका गठन 2001-2 में हुआ था और इसके अध्यक्ष वाई के अलग को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में इस समिति ने सिफारिशें कौन कौन सी की थी, तो इस समिति ने पहले सिफारिश यह की थी कि पार्श्विक भर्ती की शुरू की जाए, पार्श्विक भर्ती की जाए या पार्श्विक भर्ती की जाए या पार्श्विक भर्ती को शुरू किया जाए। पार्श्विक भर्ती को हम इंग्लिश में लेटरल करते हैं, या लेटरल का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब पीछे से भर्ती करना। यहाँ पर जो पार्श्विक शब्द आया है तो लेटरल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, पार्श्विक का मतलब क्या है, पीछे। तो पीछे से भर्ती कैसे करेगी हमारी सरकार, तो पीछे से भर्ती करने का मतलब ये कि जो भी विशेषज्ञ होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, उनको भी नियुक्ति किया जाए ताकि उनकी विशेषज्ञता का लाभ लिया जा सके। जो अनुभव है उनके, जो ज़्यादा अनुभवी कोई भी दूसरे पद पर पदाधिकारी है तो उसका भी अनुभव यहाँ पर लिया जाए। आ रहा समझ में। तो इन्होंने कहा, तो पार्श्विक भर्ती की सिफारिश इन्होंने की थी ताकि प्रशासन में विशेषज्ञ और अनुभवी लोग भी आ सके, ये इन्होंने कहा था इसमें। आज हम देखते हैं जैसे हमारे प्रशासन में आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर कौन होता है, जिन्होंने इधर यूपीएससी क्वालिफाई किया है वो आईएएस आईपीएस बनते हैं, या फिर जो स्टेट पीएससी की एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो बनते हैं आईएएस आईपीएस। तो इनका कहने का तात्पर्य ये था कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा कोई विशेषज्ञ या ऐसा कोई अनुभवी दूसरा विभाग में कोई अधिकारी है जो बहुत ज़्यादा ज्ञान रखता है, किसी कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ है, तो उसे भी क्यों ना यहाँ पर एक चांस, एक अवसर तो दिया जाए ताकि प्रशासन में उसके भी अनुभवों का लाभ लिया जा सके। इससे कहते हैं लेटरल रिक्रूटमेंट या पार्श्विक भर्ती। पार्श्विक का मतलब होता है पीछे से भर्ती। ठीक है, तो ये भर्ती की सिफारिश इन्होंने की थी। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि जो चालू प्रथा है, तो चालू प्रथा मैकाले की स्कीम की देन है। मतलब आज वर्तमान में हम जो भर्ती कर रहे हैं ये लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर यह भर्ती सिस्टम शुरू किया गया था, जो आज तक हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि इसको बंद करके क्यों ना हम ये पार्श्विक भर्ती की शुरुआत भी करें। आ रहा समझ, लेकिन सरकार ने ऐसा अभी तक नहीं किया है, हालांकि पार्श्विक भर्ती अब शुरू की जा रही है। अब इसके बाद में परीक्षा में इन्होंने कहा कि परीक्षा में वैकल्पिक विषयों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो वाई के अलग समिति ने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, इनको हटा दिया जाना चाहिए। तो इसी की इस समिति की सिफारिश पर ही हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो यूपीएससी था, तो यूपीएससी पहले जो प्रीलिम्स एग्जाम होती थी, तो प्रीलिम्स एग्जाम में ये एक हम सब्जेक्ट रखते थे अपने पसंद का, जिसको पब्लिक एडमिशन रखना हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखें। इधर राज्यों में भी जो लोक सेवा आयोग होते थे, तो राज्यों में लोक सेवा आयोग में जो प्रीलिम्स होती थी वह ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के आधार पर होती थी। तो एक आपका वैकल्पिक विषय होता था और एक जीएस का पेपर होता था। तो इस समिति ने कहा कि ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला सिस्टम होता है, वैकल्पिक विषय वाला सिस्टम होता है, इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने इसको लागू किया और संघ लोक सेवा आयोग ने ये सिस्टम बंद कर दिया, राज्यों के लोक सेवा आयोग ने भी सिस्टम बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये सब इन्होंने सिफारिश की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिविल सेवा फिर प्रारंभिक परीक्षा ये 2011 में, और इसके बाद मुख्य परीक्षा 2013 में एक नए पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाती है। और इसमें हम देखते हैं कि जो संघ लोक सेवा आयोग था, तो संघ लोक सेवा आयोग में प्रारंभिक परीक्षा में एक पसंद का जो हम लोग सब्जेक्ट रखते थे ये बंद कर दिया गया है। और संघ लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा होती है तो उसमें हम देखते हैं कि आप एक अपने सब्जेक्ट पसंद का रख सकते हैं। और राज्यों के स्तर पर देखा जाए, जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की हम लोग बात करें तो इसमें एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी ये हमारा वैकल्पिक विषय का सिस्टम बंद कर दिया गया है। और जो मेन एग्जाम होती है, मुख्य परीक्षा होती है, उसमें भी ये वैकल्पिक विषय या हमारे पसंद का कोई भी सब्जेक्ट रखने का सिस्टम भी खत्म कर दिया है।
ठीक है फ्रेंड, तो ये 22 के अलग समिति की सिफारिश पर ही ऐसा आयोगों के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ ऐसे आयोग और समितियां थी जिन्होंने हमारे देश में सिविल सेवा में सुधार के लिए और हमारे राज्यों के लोक सेवा आयोग और इसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग में सुधार के लिए, सिविल सेवा में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए थे जो यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।